नेट के चक्कर में ही है वो। ये देख, अब साला समझ ही नहीं आया ये क्या चल रहा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्यों? डायरेक्ट केबल ही है इसमें। अरे यार, क्या हो गया? यू आर लाइव। हो गया, आई थिंक लाइव हो गया। चेक कर। तेरी ही नन्हे दिल से कहीं। हाँ यार, मेरे पे भी नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे में भी नहीं आ रहा है। पता नहीं ये क्या है। यू वांट टू अलाउ। हाँ, अभी आ गया। क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, अभी जाएगा तो नहीं ना? ठीक है, अभी जाएगा तो नहीं ना? सारंग स्क्रीन अटक गई है शायद, मत देखना। डेफिनेटली स्क्रीन अटक गई है। हाँ,
आगे ना। ऑल राइट। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। नवंबर में पेपर है, थोड़ा सा तो जोश दिखाओ। जोश होना चाहिए तुम्हारे में एग्जाम का। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल लाइव स्टूडेंट्स ऑल्सो। कल आपको याद है क्या किया था हमने? क्या किया था हमने कल? A11 किया था। तो बोल क्यों नहीं रहे बाकी के लोग? किया था ना, अभी भी नहीं बोल रहे बाकी के लोग। एक साथ आवाज निकालो ना, मतलब क्या है? नहीं देखो, मैं समझ सकता हूं तुम लोगों ने रेगुलर क्लासेस कर करके अपनी पूरा जोश खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं है, मुझे पता है, पर तुम्हारे पास बस 2 महीने हैं, तो वो जोश वापस से लाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा जोश मेरे को दिखाओगे उतना ज्यादा जोशीले तरीके से मैं भी पढ़ाऊंगा। मेरे को अगर दिख जाएगा कि यार बच्चे फीके फीके हैं, बच्चे तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे, तो फिर मैं भी बोलूंगा ठीक है यार, फॉर्मेलिटी है, वैसे भी फीस तो मिलनी नहीं है। फ्री वाली बैच है, तो मैं भी फॉर्मेलिटी समझ के पढ़ाऊंगा। सो एटलीस्ट फीस के नाम पर मेरे को सिर्फ जोश चाहिए, है ना? फीस के नाम पर मेरे को फीस अगर देना चाहते हो, नहीं सर हम कुछ भी नहीं देंगे, अरे मतलब मैं कह रहा हूं कि फीस मुझे बस ये चाहिए कि तुम लोगों का रिएक्शन मतलब मुझे तुम लोगों के आंसर्स चाहिए, राइट? सो AS11 में हम क्या कर रहे थे? हमने AS11 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। बढ़िया, आज साउंड भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आज कंफर्टेबल मैं पढ़ा सकता हूं। कल 20% मेरे को ऐसा फील आ रहा था कि मैं कल 20% अपनी क्वालिटी कम दे पाया, क्योंकि मुझे वो साउंड के चक्कर में मेरा पूरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। तो आज ऐसा कुछ नहीं है, तो आज थोड़ा सा और ज्यादा मैं क्वालिटी इनहेंस कर सकता हूं। सो कल हमने क्वेश्चंस भी किए थे, हमने पूरा AS11 कंप्लीट किया था, और कुछ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सिर्फ एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन करवा लेता हूं मैं आपको। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हेजिंग और किसके अंदर रिस्क को कवर किया जाता है? रिस्क किसके अंदर होती है? रिस्क किसके अंदर होती है? किसी असेट या किसी लाइबिलिटी के अंदर होती है। कौन सी असेट लाइबिलिटी के अंदर होती है? जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स। डेटर से पैसा मिलने वाला है तो रिस्क है, डॉलर की वैल्यू गिरेगी, है ना? क्रेडिटर्स को पैसा देना है, लोन को रीपे करना है तो रिस्क है, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो उसके अंदर रिस्क है। उसकी रिस्क को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हेजिंग करनी पड़ेगी। और हेजिंग के अंदर मैं पहले से ही बैंक के पास जाके एक रेट को बुक कर लूंगा। उस बुकिंग रेट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करूंगा आज के स्पॉट रेट से, जिस पे मैंने डेटर्स को बुक किया है, जिस पे मैंने डेटर्स को रिकॉर्ड किया है, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर फॉरवर्ड डिस्काउंट। प्रीमियम कब होगा? जब एक्सपेंस वाली फीलिंग आएगी, नुकसान वाली फीलिंग आएगी तो प्रीमियम, और जब इनकम वाली फीलिंग आएगी तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। और उस प्रीमियम या डिस्काउंट को मुझे क्या करना है? अमोटाइज करना है। कितने महीनों में? कितने? लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है। मैं बोल रहा हूं कि 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलने वाला है, तो 3 महीने की मैंने बुकिंग कर ली रेट की। ठीक है ना? ये हो गया क्या? हेजिंग। स्पेक्यूलेशन में कोई रिस्क होती है क्या?
स्पेकुलेशन प्योर एक सट्टा होता है। क्या होता है? सट्टा। मैं फॉरेन करेंसी के ऊपर सट्टा लगा रहा हूं कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर बढ़ गई सच्ची मुच्ची तो मेरे को गेन हो गया, गेन को मैं कहां डालूंगा? पी&एल में। और अगर नहीं बढ़ी तो मुझे नुकसान हो गया, नुकसान को कहां डालूंगा? पी&एल में। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? तो वहां पर मैं सट्टा खेल रहा हूं। मैंने वहां पर कोई डॉलर कोई यूरो को बुक कर लिया, मैंने खरीदे नहीं, मैंने डॉलर, मैंने कल एग्जांपल दिया था, मेरे पास खरीदने के लिए इतना पैसा ही नहीं है, मेरे पास 40 करोड़ 50 करोड़, मैंने खरीदे नहीं है, मैंने सिर्फ बुक किया है 50 रुपए के रेट पर, 60 रुपए के रेट पर, 80 रुपए के रेट पर, 90 रुपए के रेट पर। और बुक करने के बाद मैंने 2 महीने की बुकिंग कर ली, 3 महीने की बुकिंग कर ली, 3 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे वो अल्टीमेटली लैप्स हो जाएगा, मेरा सेटलमेंट आ जाएगा डेट। मतलब इसको ये समझो कि आज अगर मैंने बुक किया है 80 रुपए पर और मैं कह रहा हूं कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 महीने के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और एक्सपायर होते वक्त उस डेट पर, एक्सपायरेशन डेट पर जो भी रेट होगा उस रेट से मेरे को या तो गेन होगा या तो रेट से मुझे लॉस होगा। तो इसको ऐसा प्रैक्टिकल समझ कि आज क्या तारीख है? आज 4 सितंबर है। 4 सितंबर को तूने पाउंड के ऊपर रेट लगाया, पाउंड चल रहा है 100 रुपए के आसपास होगा कुछ ना कुछ, तो पाउंड के ऊपर तूने रेट लगाया, तूने बोला यार पाउंड की वैल्यू गिरेगी, तूने गिरने पे दाव लगाया, गिरने पे दाव लगाया तूने बोला पाउंड की वैल्यू गिरेगी। तूने क्या बोला? कब तक गिरेगी? तूने बोला 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खेल लेता हूं मैं इसको, ठीक है ना। अब यहां पर तेरे पास कोई रिस्क नहीं है, तेरे पास कोई एग्जिस्टिंग असेट लायबिलिटी के अंदर रिस्क नहीं है। तूने बोला पाउंड की वैल्यू गिरेगी, ऐसा मैं 2 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आज डेट क्या बोली? 4 सितंबर। तो 4 सितंबर के बाद 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, तेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? 4 नवंबर को। कब एक्सपायर होगा? अब तू क्या करेगा? तेरे पास 2 चॉइस है, या तो तू 4 नवंबर तक वेट करेगा, या तो तू क्या करेगा? 4 नवंबर तक वेट करेगा, तू देखेगा गिर रहा है कि नहीं, गिर रहा है कि नहीं, गिर रहा है कि नहीं। तूने 100 रुपए पे बुक किया, अगर 4 नवंबर तक गिर रहा है, तू 4 नवंबर तक पूरा वेट कर रहा है और 4 नवंबर तक गिर गया, 100 रुपए का हो गया 95 रुपीज, तेरे को 5 रुपए का फायदा हो गया। 5 रुपए का 1 पाउंड के ऊपर। तूने कितने पाउंड पे पैसा लगाया था? तूने मान ले लगाया था 10,000 पाउंड पे, तूने लगाया था 5,000 पाउंड पे। अब ये 5,000 पे लगाऊं, 10,000 पे लगाऊं, ये सब डिपेंड करता है तेरी औकात पे। औकात मतलब तेरी बियरिंग कैपेसिटी, तेरी रिस्क कैपेसिटी। भाई तू जितना रिस्क उठा सकता है तू उतने पे ही पैसा लगाएगा, है ना। तो तूने पैसा लगाया, तू जीत गया। दूसरा ऑप्शन तेरे पास ये है कि 4 नवंबर तक तू वेट ना कर, तू 4 नवंबर तक वेट ना कर। तेरे को दिखने लगा रे बैंड बज रही रे, ये तो मैंने गिरने का लगाया था कॉन्ट्रैक्ट कि पाउंड की वैल्यू गिरेगी, 4 नवंबर से पहले पहले ही तेरे को लगने लगा बॉस अपन हार रहे हैं, ये तो पाउंड की वैल्यू और बढ़ रही है। 4 सितंबर के बाद 4 अक्टूबर के अंदर 1 महीने में तेरी बैंड बज गई। तूने बोला यार ये तो पाउंड की वैल्यू बढ़ रही है, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे वेट नहीं करना है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं, अभी के अभी खत्म करना चाहता हूं। तो तेरे पास दूसरी चॉइस होती है कि तू 4 नवंबर तक एक्सपायरी डेट तक वेट ना करके तू उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर दे। और जब तू खत्म करेगा, मान ले तूने खत्म किया 5 अक्टूबर में, 5 अक्टूबर में जो भी पाउंड का रेट होगा उतने हिसाब से तेरे को सेटलमेंट करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? पाउंड का रेट हो गया 102 रुपए, तूने पाउंड पे पैसा लगाया था 100 रुपए के हिसाब से, तो 100 का 102 हो गया। तूने गिरने पर शर्त लगाई थी, उल्टा बढ़ गया तो 2 रुपए तेरे को नुकसान, 2 रुपए तेरे को पे करना पड़ेगा, लॉस को डालेंगे पी&एल में। तो कुल मिला के स्पेक्युलेशन में क्या होता है? स्पेक्युलेशन में या तो आप एक्सपायरी डेट तक वेट करते हो, या तो आप एक्सपायरी डेट तक वेट ना करके आप उससे पहले ही कैंसिल कर लेते हो। अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस कहां जाता है? पी&एल में जाता है। मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना सा मुझे समझाना था। अब क्या करेंगे? अब अपन क्वेश्चन करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। अच्छा, जो बच्चे लेक्चर YouTube पर देख रहे हैं उनको ब्लर इसलिए दिख रहा होगा लेक्चर, क्योंकि उनको सेटिंग्स में जाके, क्वालिटी में जाके उनको इनहैंस करनी पड़ेगी क्वालिटी। लाइक आप 480p पे मिनिमम अगर देखोगे तो आपको क्वालिटी सही दिखेगा। उसके नीचे YouTube अपने हिसाब से डिफॉल्ट सेटिंग रखता है तो इसलिए ब्लर दिखती है स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। पावर ट्रैक लिमिटेड। अब आपको पहचानना है, सुनना, जब क्वेश्चन आएगा ना स्पेकुलेशन और हेजिंग का, आपको वो बताएगा नहीं कि स्पेकुलेशन है कि हेजिंग है, आपको पहचानना है कि वो स्पेकुलेशन है कि हेजिंग है, क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट अलग है। हेजिंग के अंदर आप फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट को अमोटाइज करते हो, और स्पेकुलेशन में आप गेन और लॉस को पी&एल में डालते हो, तो दोनों में ट्रीटमेंट अलग है। आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे? मुझसे बात करो, कैसे पहचानोगे? आपको यह देखना है कि आपने कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन किया है क्या जिसके चक्कर में कोई रिस्क है। आपने कोई एसेट खरीदी,
कोई लाइबिलिटी ली जिसके चक्कर में कोई रिस्क है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली लिखा जा रहा है कि कोई प्लांट परचेस नहीं किया गया, कोई गुड्स परचेस नहीं किए गए, कुछ भी नहीं किया गया, बस हम डॉलर में पैसा लगा रहे हैं, उसके पीछे कोई पीछे हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताई, तो इसका मतलब वो स्पेकुलेशन है। चलो इसको पढ़ के बताओ। पावर ट्रैक लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट परचेज किया है फॉर कितने का? $50, $50,000 का। कब परचेज किया? अक्टूबर। पेबल यही तो आ गई रिस्क। देखो पेबल आफ्टर प्लांट खरीदा, पैसे कब देने? 6 मंथ्स बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी। बोलो बेटा क्या हुआ? लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी के ऊपर क्या है? रिस्क। इस लाइबिलिटी के ऊपर क्या है? रिस्क है। तो हम क्या लगाएंगे? ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है हेजिंग का, क्योंकि इसके अंदर रिस्क है। अच्छा जी, पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। द कंपनी इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ। 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। कितने में किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कितने में किया? $64.25। इस रेट को क्या बोलेंगे? ये स्पॉट रेट है कि फॉरवर्ड रेट है? कैसे बोल सकते हो स्पॉट रेट है? लिखा है द कंपनी इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया 64.25 पे। तो कॉन्ट्रैक्ट, जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस रेट को स्पॉट रेट बोलते हैं कि उस रेट को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं? बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बुक करते हो आप रेट, तो ये कौन सा वाला रेट होगा? एक थोड़ी सी हिंदी करना सीखना पड़ेगा, इंग्लिश की हिंदी थोड़ी सी करना सीखना पड़ेगा ना। इतने बेवकूफी अपने को नहीं करनी एग्जाम में। आगे क्या बोल रहा है? आगे आगे पढ़ो। 31st क्या बोल रहा है? तुम लोग ना बहुत ढीले हो, लिटरली बहुत ढीले हो। आगे पढ़ो जल्दी। 31 अक्टूबर 2016 द एक्सचेंज रेट वॉज 31 अक्टूबर 2016, ऊपर वाली डेट 31 अक्टूबर। उस दिन का क्या दिया हुआ है? क्या रेट है ये? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट किस दिन का रेट होता है? करंट रेट होता है स्पॉट रेट। हाँ ढीलो, कौन सा रेट होता है स्पॉट रेट? करंट ईयर। और जिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कौन सा रेट होता है? फ्यूचर। मतलब कौन सा रेट बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? हाँ तो ढीलापंती मत करो। तो मुझे जल्दी बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ आपका स्पॉट कितना है? 61 पॉइंट, अरे वाह, आज 61.5। मतलब मैं आज प्लांट खरीद के आया तो मैंने 61.5 के हिसाब से लाइबिलिटी बुक कर ली और मैंने बोला आज 61.5 है। पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। मुझे बताओ किस चीज का डर है? वैल्यू बढ़ने का कि वैल्यू गिरने का? किस चीज का डर है? वैल्यू बढ़ने का कि गिरने का? बढ़ने का डर है। डर है मुझे बढ़ने का। तो मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना दिया गया? फॉरवर्ड रेट कितना दिया गया? 64। मतलब फॉरवर्ड रेट एफआर, फॉरवर्ड रेट 64.25 का दिया गया। तो मुझे ओवरऑल मैंने रेट फिक्स हो गया। मैंने बोला चल ठीक है, अगर बढ़ेगा भी ना, अगर 65 हो गया मुझे कोई टेंशन नहीं, 66 हो गया मुझे कोई टेंशन नहीं, 67 हो गया मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे को तो 64.25 ही पे करना पड़ेगा। करो डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? 2 पॉइंट, क्या बोले उसको, प्रीमियम की डिस्काउंट? हाँ, जब नुकसान वाली फीलिंग हो, मेरा नुकसान फिक्स हो गया, नुकसान वाली फीलिंग हो तो क्या बोलेंगे? प्रीमियम। तो ये मेरा बन गया फॉरवर्ड प्रीमियम। तो 2.75 को मल्टीप्लाई करो $50,000 से, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 महीने। हर महीने का कितना है? डिवाइडेड बाय 6 महीने, हाँ 22,000 समथिंग समथिंग आया 6 महीने। आपसे वो पूछ रहा है कि कितना लॉस आप रिकॉर्ड करोगे मार्च तक। मार्च तक देखना, तो 6 महीने कहां से कहां तक हो रहे हैं? 31 अक्टूबर के बाद 6 महीने गिनो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओहो, अप्रैल मतलब 1 महीना चला गया नेक्स्ट ईयर में। तो बताओ करंट ईयर में कितने महीने रिकॉर्ड होंगे? 5 महीने। निकालो 5 महीने का लॉस। 1 लाख कितना? 1,14,583। ये हो गया 5 महीने का नुकसान करंट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का कितना नुकसान बुक करेंगे? 22,900 समथिंग था ना एक ही महीने का। ठीक है, समझ आएगी नहीं? 22,917। तो 5 महीने करंट ईयर में आ रहे हैं तो मैं करंट ईयर में रिकॉर्ड करूंगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन कौन सा था? हेजिंग का था कि स्पेकुलेशन का था? हाँ, कैसे मालूम पड़ा कि ये हेजिंग का था? कैसे एग्जाम में कैसे ध्यान रखोगे? लिख रहा है ना पेबल आफ्टर 6 महीने। मुझे 6 महीने बाद किसी को पे करना है। कई बोलेगा रिकवरेबल आफ्टर 6 महीने, मुझे कहीं से रिकवर करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां रिस्क है, पर क्योंकि उसने प्लांट खरीदा, क्योंकि उसने गुड्स खरीदे, क्योंकि उसने गुड्स बेचे, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बोलेगा मतलब हेजिंग। समझा कि नहीं? अब अपन लगाते हैं एक स्पेकुलेशन वाले पॉइंट पर।
मैं क्वेश्चन 3 सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुझे क्वेश्चन 3 पढ़ के बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है स्पेकुलेशन पर, बोलो। हाँ, हेजिंग है। कैसे बोल सकते हो सर? एक तो प्लांट परचेज किया है और क्या लिखा है, पेबल आफ्टर। अगेन हेजिंग हुआ कि नहीं हुआ, बोलना बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद ये मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब ये सब रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 1 सेकेंड, पढ़ो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो, एक्स लिमिटेड वाला, AXC वाला। हेजिंग लग रहा है कि स्पेकुलेशन लग रहा है? हाँ बेटा हेजिंग है। कैसे बोल सकते हो हेजिंग है? हाँ, अमाउंट वॉज पेबल आफ्टर 6 months, परचेज ऑफ फिक्स असेट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बी नंबर पढ़ो, बी नंबर क्या है? जल्दी जल्दी मुझे आंसर क्विक चाहिए। ट्रेड पेबल ऑफ कैट लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट पेबल टू JBB रुपीज 10 लाख रिकॉर्डेड एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट 80 रुपए। द एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट वॉज 85, 80 का 85 हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या है ये? नालायको, ना ये हेजिंग है, ना ये स्पेकुलेशन है, ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये नॉर्मल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है जो कल सिखाया था। अब ऐसा थोड़ी है कि बेटा हर क्वेश्चन में मैं साइड में बताऊंगा कि ये मैं हेजिंग की बात कर रहा हूं। पढ़ तो AS 11 रहे ना। कल क्या सिखाया था फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर? इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग रेट से जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो कि कुछ सुना नहीं है तुमने? हाँ बोलो बोलो, क्या करेंगे इसका? जल्दी ट्रीटमेंट बताओ। तुमने ट्रेड पेबल को, ट्रेड पेबल तुम्हारे कौन से होंगे, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? चलो शुरू से बात करते हैं। ट्रेड पेबल क्या होंगे, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। और ट्रेड पेबल को तुम्हें कितने पे करने हैं? 10 लाख लिखा है ना, लाख 10 लाख पे करने, क्लियर है कि नहीं? उसको किस रेट पर रिकॉर्ड किया तुमने? तो करो 10 लाख डिवाइड बाय 80, 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 80 करो, 12,000। इसका मतलब ओरिजिनली ये ट्रेड पेबल का डॉलर का रेट क्या आ रहा है? डॉलर कितने डॉलर पे करने? 12,500 की 12,500 ही आ रहा है ना। तो 12,500 डॉलर्स तुम्हें उसको पे करने हैं, समझा कि नहीं? तो ये कौन सा हो गया? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। यार इतने गए गुजरे नहीं हो कि तुम कल का पढ़ाया हुआ आज भूल जाओ, या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफी कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। दो में से कोई एक बात हो सकती है, मैंने अच्छा तो पढ़ाया है, ये तो मेरे को पता है, ये तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। बोलना बेटा, इतने तो बेवकूफ नहीं हो कि कल का पढ़ाया हुआ आज भूल जाओ, हैं? और इतना तो बेवकूफी नहीं होना चाहिए कि कल का पढ़ाया हुआ कल घर जाके कुछ देखा नहीं, नहीं तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो। तो ऐसा मुझे रिएक्शन मत दो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पढ़ाया हुआ चीज कुछ नहीं आता। रिएक्शन मुझे चाहिए कि जो पढ़ाया हुआ है वो सामने से आए, खुद से या सामने आए। तो ये जो पेबल है, ये जो क्रेडिटर है, मुझे उनको कितने डॉलर पे करना है? 12,500 पे करना है। तो ये बन जाएंगे फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। 12,500 मुझे डॉलर पे करना है, जिसको मैंने ओरिजिनली किस रेट पर रिकॉर्ड किया? जबकि बैलेंस शीट डेट पर रेट क्या हो गया? क्या करेंगे तुम लोग, जवाब दो मेरे को। एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाएगा। लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस क्यों है? लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो 5 रुपए का लॉस निकालो, टोटल लॉस निकालो 5 रुपए के हिसाब से। 12,500 इंटू 5 रुपए, 62,500 को मैं क्या करूं? मैं इसके ऊपर पैरा 46 अप्लाई कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं? शॉर्ट टर्म है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस लास्ट बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी? 62,500 की एंट्री क्या? एंट्री पूछ रहा हूं, किधर जाएगा वो नहीं पूछ रहा हूं, एंट्री पूछ रहा हूं। क्या एंट्री करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस ब्रैकेट में लॉस टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? बोलो बेटा, समझा कि नहीं समझा? ओके चलो,
आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग। कुमार लिमिटेड बोरोड, बोरोड मतलब लोन लिया, लोन लिया मतलब लाइबिलिटी की एसेट। अब ना बार बार नहीं पूछूंगा कि स्पेकुलेशन है कि हेज है, कि ये स्पेकुलेशन हेज ना हो के नॉर्मल है। अब ना खुद का दिमाग चलाओ, क्या किया तुमने, बोरो किया, कितना बोरो किया, कितना बोरो किया, $3 लाख बोरो किया। कब बोरो किया, रीपेड ऑन, कब रीपे होगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब नो पैरा 46। कुमार लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, मतलब दिसंबर के बाद मार्च आया होगा, मार्च के बाद जून आएगा, मतलब बीच में कहीं पर क्लोजिंग रेट चाहिए अपने को, अंडरस्टूड और नॉट, बोलना बेटा। उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन रिपोर्टिंग करेंसी फॉरेन करेंसी 31/12 का रेट 44 है। ये कौन सा रेट है, वेरी गुड वेरी गुड, कौन सा रेट है, 44.5, कौन सा रेट है, क्लोजिंग रेट, वेरी गुड। और लास्ट में 30 जून को ये जो रेट होता है इसको बोलेंगे सेटलमेंट रेट, क्या बोलेंगे इसको, तो 3 रेट आ गए मेरे पास, कौन कौन से रेट, सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से रेट पर, जल्दी अमाउंट चाहिए मेरे को, जल्दी अमाउंट निकालो, $3 लाख इंटू $3 लाख इंटू क्या करेंगे 44। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, 1 करोड़ 32 लाख। तो ये आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किया, किसका किया आपने, बोरोइंग का, लोन का। लोन क्या है, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी, हाँ मॉनिटरी। फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है कि नहीं है, फॉरेन करेंसी ना सर, $3 लाख है ना सर, फॉरेन करेंसी है, क्लियर है कि नहीं। अब मुझे बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, अब बैलेंस शीट डेट पर कौन सा रेट, मतलब 0.5, तो 0.5 का डिफरेंस उठा के 3 लाख में मल्टीप्लाई करो, 0.5 का डिफरेंस उठा के 3 लाख में मल्टीप्लाई करो, 150 यार, सीधा सीधा 150 का नुकसान की फायदा, लायबिलिटी बढ़ रही है कि गिर रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कि गिर रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है सर, 44 रुपए पे रिकॉर्ड किया था, आज 44.50 हो गया सर, ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कितने से बढ़ रही है, 1.5 लाख रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लॉस को किधर डालेंगे, P&L, क्योंकि पैरा 46 नहीं लगेगा, बोलना बेटा, ठीक है। फिर सेटलमेंट डेट पर लायबिलिटी और बढ़ गई कि गिर गई, लायबिलिटी और बढ़ गई कि गिर गई, 25 पैसे से बढ़ गई, 25 पैसा इंटू 3 लाख, 75,000 से लायबिलिटी और बढ़ गई, अगेन लॉस किधर डालेंगे, P&L में, समझा कि नहीं समझा। तो पहला लॉस कितना था, 1.5 लाख, 1.5 लाख का लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च में चला गया, और अगला लॉस 75,000 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया, क्योंकि 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर आ गया। समझा कि नहीं समझा। चलो चेक करते हैं क्या पूछ रहा है। पहला पॉइंट पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द बोरिंग इन रिपोर्टिंग करेंसी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन अबव मेंशन डेट। अलग अलग डेट पर कितनी कितनी बोरिंग रिकॉर्ड करेंगे, पहली डेट पर कितनी बोरिंग रिकॉर्ड की थी आपने, 1 करोड़ 32 लाख, 31 मार्च को ये हो गई 1 करोड़ 33,50,000, जो मैंने बोला वो सही बोला क्या, 133.50 हो गई ना। फिर सेटलमेंट डेट पे ये कितनी हो गई, 134.25, बढ़ के हो गई ना 134.25। अलग अलग डेट पर बोरिंग की वैल्यू कितनी कितनी होती गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड शो द जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री हमने क्या की थी, जल्दी बोलो, पहली जर्नल एंट्री क्या की थी, बैंक टू लोन टू फॉरेन करेंसी लोन, कितना, डेट क्या होगी जल्दी बोलो, 31 दिसंबर 2020। अब मुझे बताओ कौन सी डेट पर आएंगे, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 21। एंट्री बोलो, लॉस था प्रॉफिट था, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कितना, हाँ 150, ठीक है 150 हो गया। फिर ये एक्सचेंज लॉस इसी डेट पे कहां जाएगा, P&L में, क्या एंट्री करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, चलो सेम अमाउंट से हो गया। उसके बाद कौन सी डेट आई, सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट पर पहले सबसे पहले लॉस को बुक करो, लोन की वैल्यू बढ़ाओ, एक्सचेंज लॉस डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, कितना, 75,000। अब टोटल मिला के लोन कितने का हो गया, टोटल लोन 132 प्लस 150 प्लस 75, 1 करोड़ 34 लाख 25,000।
तो रीपे करो, रीपे करने की एंट्री फॉरेन करेंसी लोन डेबिट टू बैंक, कितना 1/34/25, 1/34/25, क्लियर है कि नहीं? 1/34/25, और ये लॉस किधर जाएगा? पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, क्लियर है कि नहीं बेटा? समझा कि नहीं? ये बोल रहा था जर्नल एंट्री करो, समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर होगी नहीं? इफ बोरोइंग वॉज रीपेड, अब एक नया क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है अगर मैं बोरोइंग को रीपे करता 28 फरवरी को, मतलब 31 मार्च से पहले, 4450 आने से पहले ही रीपे कर देता, उस दिन का रेट होता 4420, तो क्या ट्रीटमेंट होता? तो क्या, एक सेकेंड, तो भी पहली एंट्री होती कि नहीं होती? तो पहली एंट्री होती कि नहीं होती? होती, पर सेकंड एंट्री तक पहुंचता ही नहीं अपन। ये सारी एंट्री किसी काम की नहीं होती, तो फिर एंट्री क्या होती है 28 तारीख को? सीधा सीधा एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन करेंसी लोन, कितना? 20 पैसे, 20 पैसे जो भी आ रहा है 60,000। अब आपका लोन कितने का हो गया? 1,32,60,000। तो रीपे कितना करते हैं? फॉरेन करेंसी लोन टू बैंक, कितना? 1/32/60। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑल राइट, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? ऑल राइट, उसके बाद स्पेक्यूलेशन का कोई क्वेश्चन देखें। चलो स्पेकुलेशन का एक एग्जांपल लिखो, इसके अंदर क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन अभी तक स्पेकुलेशन पे आया ही नहीं है। एग्जांपल ऑन स्पेकुलेशन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद ब्रांच शुरू करेंगे अपना। AS11 डन। एग्जांपल ऑन स्पेकुलेशन, शुभम सर एडवांस अकाउंट, बेटा एडवांस अकाउंट्स के बारे में बात ना करिए, एडवांस अकाउंट्स का सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हमारे पास प्लेलिस्ट है, वो मैं डाल दूंगा, इसके लाइव नहीं होंगे। एग्जांपल ऑन स्पेकुलेशन लिखो, ऑन 1st of June 2022 A Limited entered into forward exchange contract on $25,000 at $1 बराबर 73, $1 बराबर 73 for 3 months, 3 months, for 3 months. On 1/6/22 the spot rate was $1 बराबर, the spot rate was $1 बराबर 72, $1 बराबर 72। On 30th June 2022 ब्रैकेट में बैलेंस शीट डेट, on 30th June 2022 2 months forward rate, 2 months forward rate becomes $1 बराबर, $1 बराबर 74.2, $1 बराबर 74.2। On 15th of July 22
द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेटल्ड बिफोर एक्सपायरी डेट एट $1 बराबर 74.85। ठीक है, इसको सबसे पहले तो एग्जाम कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेकुलेशन के कुछ खास क्वेश्चन होंगे नहीं। हालांकि मॉड्यूल में तुम्हें एक दो मिल जाएंगे, पर ये क्वेश्चन का एक तरीके से समझो कि तुम्हारा पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन समझा के स्पेकुलेशन पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। बॉस ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट बोलो तुम। अब क्वेश्चन सबके पास है कि नहीं है? क्वेश्चन देख देख के मुझे डेट बोलो। 1 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट किया, उस दिन का रेट कितना है? उस दिन का रेट, हाँ, उस दिन का रेट 73 बोलूं कि 72 बोलूं? 72 बोलूंगा। कितना बोलूंगा? तो यहां का स्पॉट रेट कितना है? 70। अच्छा, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कितने डॉलर पर किया? कितने डॉलर पर? $25,000 पर किया। किस रेट से किया? अब सबसे पहले तो सुन लो ध्यान से मेरी बात। ये क्वेश्चन स्पेकुलेशन का कैसे हुआ, मालूम कैसे पड़ रहा है कि स्पेकुलेशन? इसमें कुछ हेजिंग की हिंट दी हुई है क्या? कुछ लग रहा है क्या हेजिंग की हिंट है? हाँ, हेजिंग की हिंट कैसे समझ में आती है? सर प्लांट खरीदा था क्या? पहले कोई गुड्स खरीदे थे क्या? पहले कोई गुड्स बेचे थे क्या जहां रिकवरेबल है, पेबल है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये हेजिंग नहीं है। फिर ये क्या है? ये स्पेकुलेशन है। क्या है ये? इसका मतलब उसने सट्टा लगाया कितने डॉलर पर, और उसने कितने रेट पर बुक किया? कितने पे बुक किया? 73 पे बेस रेट बुक कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 73 से वैल्यू बढ़ेगी तो वो जीतेगा, और 73 के वैल्यू नीचे गिरेगी तो वो हारेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोलो बेटा। तो उसने सट्टा लगाया 73 पर, जबकि आज का एक्चुअल रेट कितना चल रहा है? 72। स्पॉट मार्केट में रेट चल रहा है 72। उसने 73 का बेस रेट लिया। उसने बोला 73 से ऊपर जाएगा तो वो जीतेगा। समझा कि नहीं? ओके, तो उसने ये सट्टा लगाया 73 पे कि 73.5? 73 है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। अब मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स के अंदर, मतलब एक्सपायर कायदे से कब होगा? 3 मंथ्स इसके कब खत्म हो रहा है कायदे से? जून, जुलाई, अगस्त। मतलब टेक्निकली ये खत्म होगा 31 अगस्त 22 को। एक्सपायरी डेट कब है? एक्सपायर, यहां एक्सपायर होगा। बेटा समझा कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ के पता सब चलता है कि उसने एक्सपायरी डेट तक वेट ही नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ा होगा अगर आपने, तो उसने एक्सपायरी डेट तक वेट किया ही नहीं। अच्छा, बीच में कोई बैलेंस शीट डेट आ रही है क्या? हाँ, 30 जून बैलेंस शीट डेट आ रही है। अब वो बैलेंस शीट डेट पर कुछ रेट्स बताए गए, वो पूरी लाइन को पढ़ते हैं। आइए, वो कह रहा है, नहीं बस रेट को नहीं पढ़ना है, पूरी लाइन को पढ़िए ध्यान से। 30 जून पे 2 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स $1 बराबर 74 रुपए 20 पैसे। ये 2 महीने क्यों लिखा है? 2 महीने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? ये 2 महीने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है? क्या बोलना चाह रहे हो भाई? 1 महीना खत्म हो गया, इसको सही बोल रहे हो, पर लॉजिकली इसको समझो। मैं जब 1 जून पे खड़ा था तो मैंने कितने महीने का रेट बुक किया था? 3 महीने का। मार्केट में कितने महीने का बुक किया था रेट? 3 महीने का। तब मार्केट में 3 महीने का रेट कितने का चल रहा था? 73। 1 महीना खत्म हो गया। मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर आज 30 जून को जाके रेट बुक करे 2 महीने के लिए, क्योंकि अब उसकी एक्सपायरी तो वही है 31 अगस्त, एक्सपायरी तो 31 अगस्त है। मैं तो पहले ही इंटर हो गया, मैं तो मार्केट में पहले ही इंटर हो गया।
अगर मैं मार्केट में पहले इंटर नहीं होता, मैं 30 जून को जाके सट्टा लगाता, तो मैं 73 पे नहीं, मेरे को रेट कौन सा बुक करने को मिलता? 74.2। तो बोलूंगा मैं तो खुश हो गया, बढ़िया, अच्छा है मैं पहले से ही बुक कर लिया मैंने। अरे मैंने 73 पे बुक कर लिया ना, अच्छा हुआ ना। अगर मैं 1 जून को बुक नहीं करता और मैं 30 जून को बुक करता, तो कितने में बुकिंग होती? आप यूं समझो, बिल्डिंग आपने बुक कर ली 73 के रेट पर, जबकि 1 महीने बाद अगर बुक करते तो कितने पे पड़ती? 74.2। आपको तो फायदा हो गया ना बेटा। तो आज अगर कोई व्यक्ति सेम कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंट्री करना चाहे, आज अगर कोई व्यक्ति सेम कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना चाहे, है ना, जैसे क्या होता है, अपन बचपन में अपन बढ़िया जैसे नॉर्मली अपन खेल खेलते हैं, फिर अपना कोई दोस्त आता है, बोलता है मुझे कोई खेलना है, मेरे को ही खेलना है, बीच में वो घुस जाता है। तो ऐसा कोई अगर बीच में आगे कोई घुसना चाहता है सेम गेम के अंदर, तो उसमें से 1 महीना तो गेम में खत्म हो चुका है ना, अब गेम में कितने महीने बचे हैं? तो सेम अगर व्यक्ति घुसना चाहेगा गेम खेलने के लिए, तो उसके लिए कितने महीने बचे हैं? 2। तो उसको घुसाने के लिए क्या रेट चाहिए रहेगा? 74.2। तो जो पहले से ही बैठा हुआ है वो बोलेगा चल अच्छा है, मैं तो पहले से ही गेम में अंदर घुस गया। समझा कि नहीं? तो बताओ कितने रेट का फायदा हो, मुझे कितना फायदा हो रहा है? 1 पॉइंट। मेरा तो फायदा हो गया ना, अच्छा हुआ मैं पहले से ही इंटर हो गया था। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर रेट हो गया 2 मंथ। बना रहे हो ये साथ मेरे साथ? ये 2 मंथ फॉरवर्ड रेट बिकम 74.2, मतलब हमें हो गया यहां पर फायदा। समझा कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट क्या किया? एक्सपायरी डेट से पहले ही उसने बोला नहीं यार बस बहुत हो गई, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मुझे सेटल करना चाहिए, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बस इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है रेट वापस से गिर ना जाए। तो मैंने इसको मैंने 15 जून को इसको सेटल कर दिया, सेटलमेंट, सॉरी जुलाई में मैंने सेटल कर दिया। और सेटल मैंने कितने में किया? तो अब आप ओवरऑल बताइए आपको कितने का फायदा हुआ? 73 पे आप इंटर हुए थे और फाइनली आप 73 से 74.85 तक आपने संभाला। तो बताओ कितने का गेन हुआ? गेन ऑन सेटलमेंट, गेन ऑन सेटलमेंट बोलो बेटा कितना? 1 पॉइंट इंटू मल्टीप्लाई बाय 25,000 कितना आएगा? 46,250 का गेन होगा, जो कि जाएगा P&L में, जो कि जाएगा P&L में। अब एक राज की बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। इंस्टीट्यूट की हरकतें बताता हूं मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, और आपको ऐसा हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा मिलेगा जब तुम मॉड्यूल से अगर ट्राई करोगे तो। अब ध्यान से सुनना इसकी हरकतें क्या है इंस्टीट्यूट की। कायदे से AS11 का प्रोविजन ये कहता है, 2 मिनट मत लिखो पहले सुन लो। AS11 का प्रोविजन ये कहता है कि 73 से 74 तक का प्रॉफिट 1 साल में बुक करो, और फिर 74 से 74.2 से 74.85 नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बुक करो। मतलब कुल मिला के जितना प्रॉफिट हुआ है 46,250, उसमें आपका 73 से 74.2 कितना होता है? 1.2। 1.2 मतलब 25,000 इंटू मल्टीप्लाई करो कितना होता है? हाँ, एएस का प्रोविजन ये कहता है कि 30,000 का प्रॉफिट यहां पर बुक करो, फिर 0.2 के बाद 0.85 मतलब 65 पैसे, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 25,000, 16,250 का प्रॉफिट आप अगले साल बुक करो। कायदे से AS11 का प्रोविजन ऐसा बोलता है, पर इंस्टीट्यूट ने अपने हर सॉल्यूशन में ऐसा बाइफर्केशन किया ही नहीं है, और वो बोलता है कि बस इतना प्रॉफिट P&L में जाएगा, और वो ये भी नहीं कहता है कि कौन से P&L में जाएगा, पहले साल वाले की बाद वाले साल में, बस इतना बोल के वो छोड़ देता है कि 46,250 विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो कहीं बताया नहीं है उसने कि वो क्या बोलते हैं कितना P&L में, कौन से P&L में कितना जाएगा, जबकि AS11 का रियल प्रोविजन ये कहता है कि इस प्रॉफिट को इस तरीके से बुक करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि हो सकता है बाद में आपको डाउट आता कि सर 46,250 का पूरा P&L में जाएगा अगले साल, सर कुछ पहले साल में नहीं जाएगा। तो कायदे से AS11 के अकॉर्डिंग वो पहले साल में जाता है, बट इंस्टीट्यूट अपने आंसर में हमेशा 46,250 डायरेक्ट ट्रांसफर टू P&L बोलता है। ये समझा कि नहीं? आपको भी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ही करके आना है, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई, ठीक है? सो गाइस दिस वाज स्पेकुलेशन, दिस वाज स्पेकुलेशन। क्लियर हो गया स्पेकुलेशन?
शुरू करें ब्रांच? पक्का? ऑल राइट, तो चलिए ब्रांच अकाउंट्स शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो अब अपन शुरू कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है यूट्यूब स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंट्स के क्वेश्चन बैंक के जो ये नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। मैंने आपके कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन करके रखा है और लास्ट लेक्चर में भी मैंने पिन करके रखा था, आप वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो ये ब्रांच अकाउंट्स के नोट्स आप आपके इस कमेंट बॉक्स में देखो, आपको एक कमेंट पिन करके दिख रहा होगा, डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम। टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। सो ये ब्रांच अकाउंट्स है। चलिए ब्रांच अकाउंट्स में पहले ये समझते हैं कि ब्रांच अकाउंट्स ओवरऑल हमें क्या क्या पढ़ना है। बेटा ब्रांच अकाउंट्स में सबसे पहले तो ना दो टाइप की ब्रांचेस होती है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांचेस, और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब होता है हु डज नॉट मेंटेन देयर ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसी ब्रांचेस जो अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, ऐसी ब्रांचेस जो अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, मतलब वो सेल परचेज करेगी, वो सारे ट्रांजैक्शन करेगी, उसके कस्टमर हैं, उसके सब कुछ है, पर वो खाते रिकॉर्ड नहीं करती, वो जर्नल एंट्रीज नहीं करती, वो बोलती है हम धंधा करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड कौन करता है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस। तो देयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। सारे ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस मेंटेन करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस मेंटेन करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब हु मेंटेन्स देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो खुद मेंटेन करते हैं, इसीलिए नाम है इंडिपेंडेंट, मतलब वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और डिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है हर एंट्री के लिए, हर रिकॉर्डिंग के लिए। अगर उनको यह पता करना है कि हमारे डेटर्स कितने, हेड ऑफिस को फोन लगाएंगे, बताओ हमारे डेटर्स कितने, किससे कितना पैसा लेना है। समझा कि नहीं? क्योंकि उनको खुद के रिकॉर्ड्स ही नहीं है उनके पास। समझा कि नहीं समझा? जनरली ऐसा क्यों होता है? आपको लगेगा अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, कोई ब्रांच रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रही। छोटी छोटी ब्रांचेस को हम रिकॉर्ड मेंटेन करने देते भी नहीं है। छोटी छोटी ब्रांचेस है, तुम तो धंधे पर ध्यान दो, बाकी हम देख लेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो इसके बाद अब तुम्हारे कोर्स के अंदर जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस, इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या पढ़ना है? हमारा टारगेट है हाउ टू कैलकुलेट देयर, या हाउ टू कैलकुलेट ब्रांच रिजल्ट्स। बेटा रिजल्ट मतलब
रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट। रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स। हाउ टू कैलकुलेट ब्रांच रिजल्ट? सर क्यों, क्या दिक्कत है? इनके ब्रांच रिजल्ट कैलकुलेट क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं हो पा रहे हैं ऐसे? क्योंकि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। दे डोंट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। साला बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं तो इनका प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाऊंगा, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाऊंगा? क्योंकि इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है ही नहीं। हेड ऑफिस चाहता है कि मुझे हर एक ब्रांच का प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़े, तो हेड ऑफिस शैल कैलकुलेट ब्रांच परफॉर्मेंस by following any of the below methods। हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं काम करता हूं, ब्रांच का परफॉर्मेंस मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और मुझे ब्रांच का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड नंबर वन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। मेथड नंबर 2 डेटर्स मेथड। मेथड नंबर 3 फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड। 4 फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी या होलसेल प्राइस मेथड। आईपी या होलसेल प्राइस मेथड। ब्रांच अकाउंट्स किसको अच्छा नहीं लगता या किसको तकलीफ होती है? तुम में से ब्रांच अकाउंट्स में किसको किसको तकलीफ होती है? ये पहले बाकी को लोगों को लिख रहा है किसको होती है, फिर मैं अपना बताऊं। नलायक आदमी। पहले ये अपने दोस्त को देख रहा है, वो ऊपर हाथ कर रहा है, हाँ ठीक है मैं भी करूंगा। हर चीज थोड़ी साथ में करते हैं बेटा, ये करते हैं। चलो ये 4 मेथड ठीक है। अब सुनो, ये हो गया आपका डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम बच्चों को ब्रांच में तकलीफें होती हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रांच अकाउंट्स इतना बड़ा चैप्टर है कि बीच में रिदम खराब हो जाती है। रेगुलर कोर्सेज में ही आप क्लास करते करते बीच में रिदम खराब हो जाती है, कभी किसी की छुट्टी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और लगता है अरे गया ये वाला चैप्टर। चलो हम सबसे पहले मेथड करेंगे। पहले मेथड का नाम लिखो फाइनल अकाउंट सिस्टम। थोड़ा पहले इजी वाला करेंगे अपन। फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड। फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड। बेटा ये मेथड शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स याद रखना हमेशा। ये मेथड शुरू करने से पहले हमेशा कुछ टर्म्स याद रखना। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस होगी हेड ऑफिस वाली कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा नाम क्या है? स्वानंद। स्वानंद मान लो एक हेड ऑफिस चलाता है पुणे से। क्या चलाता है? हेड ऑफिस चलाता है पुणे से, और उसने ब्रांच ओपन करके रखी है नासिक में। वो उसने अपने जिगरी दोस्त को देके रखी है। तुम्हारा नाम क्या है? संकेत। एस फॉर स्वानंद, एस फॉर संकेत। देखो नाम भी एक ही वर्ड से शुरू हो रहा है। तो संकेत जो है वो स्वानंद के बिजनेस का एक ब्रांच संभालता है नासिक में। ठीक है ना? ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो स्वानंद हो गया हेड ऑफिस पुणे में और संकेत हो गया नासिक में जो ब्रांच संभाल रहा है। अब स्वानंद क्या करता है? स्वानंद ने संकेत को कह के रखा है भाई तू ना कुछ ही मत कर, मैं जो बोलूं तू वही कर बस। तू कुछ भी करने जाता है तो कुछ पता नहीं क्या ही हो जाता है। ठीक है, तू एक काम कर, सामने सुनो मेरी बात। तू एक काम कर, मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा, तू गुड्स जाके बेच। तू ना खुद से गुड्स परचेज मत कर, तेरे बस की ना है। ठीक है ना? तो मैं तेरे को गुड्स दूंगा, मैं तेरे को नासिक गुड्स भेजूंगा, तू उन गुड्स को आगे 10% मार्जिन जोड़ के बस
सेल कर दे, तू खुद से गुड्स मार्केट से परचेज मत कर। तो स्वानंद ने 100 रुपए के गुड्स, जो गुड्स 100 रुपए में स्वानंद ने खरीदे थे, 100 रुपए के गुड्स, क्या नाम बोला तूने, नासिक को, हाँ नासिक को, नासिक ब्रांच को 120 में ट्रांसफर किए, उसको बिना बताए कि ये गुड्स की रियल कॉस्ट क्या है। क्योंकि अगर वो नासिक ब्रांच को 100 रुपए के गुड्स को 100 रुपए पे ही भेजेगा तो नासिक ब्रांच को लगेगा अरे बढ़िया है यार, हेड ऑफिस तो अच्छा खासा मार्जिन कर रही है। ताकि नासिक ब्रांच से मार्जिन छुपाने के लिए स्वानंद ने उसको बोला कि ये गुड्स रख, ये गुड्स है 120 रुपए के, अब तेरे को ये 120 के ऊपर बेचना है। समझा कि नहीं समझा? सबसे पहले स्वानंद ने, हेड ऑफिस ने गुड्स खुद से कितने के खरीदे थे? 100। तो दैट विल बी व्हाट, उसको क्या बोले, कॉस्ट। तो ऑलवेज जो कॉस्ट होगा वो हमेशा किसका होगा? हेड ऑफिस का। जब भी वर्ड लिखा हो कॉस्ट, समझ जाना वो हेड ऑफिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी वर्ड लिखा हो कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये 100 रुपए के गुड्स स्वानंद ने नासिक ब्रांच को, संकेत को कितने में भेजे थे? हाँ, ए हेड ऑफिस जिस प्राइस पर ब्रांच को गुड्स सेंड करता है उसको बोलते हैं आईपी, इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं? तो जब भी वर्ड लिखा हो आईपी या फिर डब्ल्यूपी, डब्ल्यूपी मतलब होलसेल प्राइस, क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब यह होता है प्राइस एट विच हेड ऑफिस ट्रांसफर्स गुड्स टू इट्स ब्रांच। और नासिक ब्रांच ने 120 रुपए के गुड्स 130 में बेचे, तो 130 को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। तो एक तीसरा वर्ड आएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसको कभी कभार हम बोलेंगे लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस उसको कभी कभार बोलेंगे कैटलॉग प्राइस। याद रखना ये कुछ कुछ वर्ड आपको क्वेश्चन में आएंगे तो उलझना मत। लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कैटलॉग प्राइस। प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर। अच्छा, स्वानंद भी ना पुणे में अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचता है 125 में। नासिक ब्रांच कितने में बेचती है? 130 में। 120 पे तो नालायक तूने उसको भेजा। नासिक ब्रांच कितने में बेचता है गुड्स? 130 में। और पुणे हेड ऑफिस खुद भी कस्टमर को बेचता है 125 में। तो कभी कभार सेलिंग प्राइस दो हो सकती है, एक सेलिंग प्राइस फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेलिंग प्राइस फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग भी हो सकती है बॉस। So selling price can be two different prices from branch point of view, from head office point of view. समझा कि नहीं समझा? तो selling price head office वाली अलग, ब्रांच वाली अलग हो सकती है। अलग अलग हेड ऑफिस वाली सेलिंग प्राइस और ब्रांच वाली अलग अलग हो सकती है। समझ रहे हो कि नहीं दाढ़ी वाले बाबा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? पक्का ना? ओके। ये 3 प्राइसेस याद रहेंगे। जब भी कॉस्ट लिखा होगा तो कॉस्ट मतलब किसकी कॉस्ट? नासिक की हेड ऑफिस की? हमेशा हेड ऑफिस की। कॉस्ट लिखा जा रहा है मतलब हेड ऑफिस। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभार लिखा होगा कॉस्ट फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आईपी। अरे ब्रांच के लिए कॉस्ट कितने की? 120 ना। तो कभी कभार जानबूझ के उलझाने के लिए लिखेगा कॉस्ट फॉर ब्रांच इज 120, मतलब समझ जाना कि वो 120 आईपी है। नहीं समझा क्या? हाँ, तो इसको एरो डाल के मैं लिख रहा हूं, दिस आईपी एचपी डब्ल्यूपी कैन बी कॉल्ड एज कॉस्ट फॉर ब्रांच, कॉस्ट फॉर ब्रांच, कॉस्ट फॉर ब्रांच।
ठीक है, ये सारे टर्म्स याद रहेंगे आपको। ये सारे टर्म्स एक मेथड में नहीं, सारे पूरे चैप्टर में लगने वाले हैं ये मेथड, ये पूरे। अच्छा, मेथड का नाम क्या है? क्या क्या लिखा है? एंड कॉस्ट मींस, कॉस्ट मैंने बोला, कॉस्ट मींस हेड ऑफिस का प्राइस, बात खत्म। मतलब मुझे इस मेथड में सिर्फ हेड ऑफिस के प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, इस मेथड के अंदर हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट सिस्टम के अंदर हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट सिस्टम में, पहले सुन लो, फाइनल अकाउंट सिस्टम में हेड ऑफिस ब्रांच का ट्रेडिंग बनाएगा। किसका बनाएगा? ट्रेडिंग किसका? ब्रांच का। बनाएगा कौन? ट्रेडिंग किसका? ओपनिंग स्टॉक किसका? परचेज किसका? सेल किसका? क्लोजिंग स्टॉक किसका? शॉर्टेज ऑफ गुड्स किसका? ब्रांच का। बनाएगा कौन? कौन से प्राइस पर? अपनी वाली कॉस्ट प्राइस पर। समझा कि नहीं समझा? फिर से, बनाएगा कौन? किसका? क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज। किसकी? ब्रांच की। कौन से प्राइस पर? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट प्राइस पर। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो फाइनल अकाउंट सिस्टम, हेड ऑफिस शैल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ branch. Head office shall prepare trading account of branch at its cost. At its cost मतलब समझ गए? Its cost मतलब किसकी कॉस्ट? हेड ऑफिस की कॉस्ट। हेड ऑफिस कॉस्ट। समझा कि नहीं समझा? फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट पे आओ। मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट किसका है? हाँ, ब्रांच का। बना कौन रहा है? हेड ऑफिस। तो मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 और क्या आता है? बेटा ब्रांच ने कहां से परचेज किया होगा? हेड ऑफिस से। कहां से परचेज किया होगा? इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर परचेज नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, या गुड्स परचेज फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, वॉट एवर, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। समझा कि नहीं समझा? बेटा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच के लिए क्या हुआ? परचेज की सेल। थोड़ा जोश से बोलो। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच से, ब्रांच के लिए गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस क्या हुआ? परचेज। उसने वो गुड्स हेड ऑफिस को थोड़े से वापस कर दिए, रिटर्न पर। तो यहां पर हमेशा मैं नेट बेसिस पे लिखूंगा, मतलब गुड्स फ्रॉम एंड वापस किए तो नेट गुड्स फ्रॉम परचेज है। तो मैं लिखूं यहां पर लेस रिटर्न। बोलो ना बेटा, लेस रिटर्न। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आता है? सेल आती है। कौन से साइड में आती है? बाय सेल्स। सेल्स किसने सेल्स किया होगा? ब्रांच ने। ठीक है, और क्या आता है? सेल से पहले आता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स। क्या आता है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स। गुड्स की शॉर्टेज अगर हुई है, चाहे नॉर्मल लॉस चाहे एबनॉर्मल लॉस, यहां पर आता है। ठीक है सर, ये यहां पर क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, सोच के आए थे कि ओपनिंग स्टॉक को बेचेंगे, नहीं बिका, गुम हो गया, तो हटाओ यहां से। सोच के आए थे गुड्स परचेज किए हैं, बेचेंगे, नहीं बिका, हटाओ यहां से, इसीलिए। और लास्ट में क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे चीजें किसकी आएंगी? ब्रांच की। बोलो बेटा, पर कौन से प्राइस पर आएंगी? तो ओपनिंग स्टॉक किस प्राइस पर आएगा? कॉस्ट। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस किस प्राइस पर आएगा? कॉस्ट। शॉर्टेज किस प्राइस पर आएगा? कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पर आएगा? कॉस्ट। सेल किस प्राइस पर आएगा? सेल कॉस्ट में कभी नहीं आता, नहीं तो जीपी नहीं आएगा ना बेटा। तो सेल को तो आप ऑब्वियसली ब्रांच की सेल, मतलब नासिक ब्रांच ने जितने में सेल किया था। अरे समझा कि नहीं समझा? अब मैं वापस से स्वानंद और वाले उस नासिक वाले एग्जांपल पे आ रहा हूं। हेड ऑफिस ने कितने के गुड्स खरीदे थे? 100 रुपए के।
तो कहीं ना कहीं उसने 100 रुपए के गुड्स खरीदे थे। वो 100 रुपए के गुड्स उसने कितने में बेचे? 120 में। और 120 के गुड्स नासिक ने कितने में बेचे? तो उसने गुड्स 130 में बेचे। हाँ, उसके पास कुछ गुड्स बच गए, उसके पास कुछ गुड्स बच गए, क्लोजिंग स्टॉक। तो हेड ऑफिस उसको कितने पे नोट करेगा? 100 रुपए पे। वो बोलेगा यार मुझे पता है ये 100 रुपए के हैं। हेड ऑफिस मुझे पता है ना इसकी रियल औकात कितने की है, 100 रुपए की। समझा कि नहीं? उसने गुड्स भेजे कितने के थे? 120 में, पर बोल रहा मुझे पता है ये 100 रुपए के हैं, 20 रुपीज तो ऐसे ही। समझा कि नहीं समझा? बोलना बेटा। तो अल्टीमेटली जो यहां पर जीपी आएगा, तो मैंने लगता वो 130 माइनस 100 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि सारी चीजें 100 पर हैं और सेल 130 पर है। तो कहीं ना कहीं जीपी जो आता है यहां पर, वो 30 रुपए का कौन सा वाला जीपी आता है? 20 रुपए जो हेड ऑफिस ने ब्रांच से कमाया, 10 रुपए जो ब्रांच ने कस्टमर से कमाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस मेथड के अंदर जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट हेड ऑफिस से लेकर कस्टमर तक बीच में जो कमाया गया वो आता है। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? क्लियर हुआ? तो सारी चीजें किस पे लिखनी है? कॉस्ट पे। सेल को किस पे लिखना है? सेलिंग प्राइस पर। समझा कि नहीं? वेरी गुड। ये लिख दो बस, कॉस्ट कॉस्ट एसपी कॉस्ट कॉस्ट, ये लिख दो। ठीक है, अब आपका यहां पर आ गया 2GP बैलेंसिंग फिगर। 2GP क्या हुआ? बंद करना है? बंद कर दो भाई। एक बार दबाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो टाइम लेता है। अरे यार, प्रेस 1 टाइम ओनली, इट विल टेक टाइम। ठीक है? हाँ, सब ठीक है यहां तक? बोलो भाई। ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट ऑलवेज। उसका फॉर्मेट नोट कर लो, उसका फॉर्मेट नोट कर लो। क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट का एक फॉर्मेट, वर्किंग नोट का फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू पे आना चाहिए? कॉस्ट, प्लस नेट गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो गुड्स आए कौन से प्राइस पे आना चाहिए? कॉस्ट। ये हो गया टोटल, टोटल इनफ्लो। ये गुड्स का टोटल इनफ्लो हो गया एट कॉस्ट। इसके 3 हिस्से, इसके 3 हिस्से। COGS फुल फॉर्म, जो गुड्स सेल हुए हैं, कितने में सेल हुए हैं? 130 मतलब सेलिंग प्राइस। उसकी कॉस्ट कितनी है? 100। तो ये उसकी कॉस्ट निकालेगा। ठीक है, COGS बोलो बेटा, समझा कि नहीं? हाँ, अच्छा। COGS के बाद शॉर्टेज, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। बेटा इमेजिन करो कि सेल है 6 लाख रुपए का। कितने का? 6 लाख रुपए का। इमेजिन करो सेल है 6 लाख रुपए का, सेल रिटर्न है 25,000 का, तो नेट सेल करो 570। इमेजिन करो कि सेल प्राइस 130 है, वही मेरा एग्जांपल 130, और इमेजिन करो कि कॉस्ट एक्चुअल 100 है। मैंने आपको फिगर्स क्या क्या दिए? सबसे पहले नेट सेल्स 575। ये जो नेट सेल होगा 575, ये कौन से प्राइस पर होगा? 100 रुपए पर कि 130 पर? 130 पर ना। तो कायदे से 575 डिवाइड बाय 130, और मुझे अगर इसकी कॉस्टिंग चाहिए तो इंटू 100 करूं। समझा कि नहीं? बोलना बेटा। तो मैं तेरे से फॉर्मूला पूछ रहा हूं, COGS कैसे निकलेगा? बोल। क्या मैं कह सकता हूं नेट सेल्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय IP इंटू कॉस्ट? नहीं सॉरी, OP नहीं, डिवाइड बाय SP इंटू कॉस्ट। बोल बेटा। हाँ, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं लॉजिकली ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बोलो। तो याद रखना COG इस तरह निकलेगा, नेट सेल्स डिवाइड बाय SP इंटू कॉस्ट। ये समझा कि नहीं समझा?
पक्का? बस ये मेथड खत्म है, अपन आते हैं इसके क्वेश्चन पर। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ये मेथड में बस तुम्हें ये दो चीजों पर ध्यान देना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, एक ये जो वर्किंग नोट है उसका फॉर्मेट, ये तुम्हें ध्यान देना है। इतना कर पाओगे? जब तक मैं क्वेश्चन सर्च करूं तब तक ये जो फॉर्मेट लिखे हैं तुम लोगों ने उसको एक बार रिवाइज कर लो। जो फॉर्मेट लिखे हैं उसको रिवाइज कर लो, मैं क्वेश्चन एक बार सर्च कर लेता हूं। रिवाइज कर लीजिए एक बार जल्दी प्लीज। ऑल राइट, कर लिया आपने? क्वेश्चन बैंक में सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था मई 22 के अंदर। वो नीचे तो कह रहा है कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से करो, बट वो मैं आपको अभी सॉल्व करवा रहा हूं फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम मेथड पे, ठीक है ना? देखो मेथड हमें बताए गए 4 हैं हमारे सिलेबस के, बट मेजरली जो इंस्टीट्यूट पूछता है ना वो पूछता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड या फिर डेटर्स मेथड। फाइनल अकाउंट सिस्टम मेथड पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के सारे क्वेश्चन अपन फाइनल अकाउंट से कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट सिस्टम के कॉस्ट मेथड से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपन नोट कर रहे हैं, राइट? तुम्हारे पास क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्या? हाँ, पीडीएफ या हार्ड कॉपी वॉट एवर यू हैव, है कि नहीं? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन बैंक मई 22 एग्जाम।
फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉक अवे फुटवेयर हैज इट्स हेड ऑफिस एट नागपुर एंड ब्रांच एट पटना। इट इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। बेटा लिस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस मैंने बोला था शुरू में, नाम लिखवाए थे आपको। सेलिंग प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, मैंने बोला था, याद रखना। विच इज कॉस्ट प्लस 100। अच्छा, जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है? तो आइए मेरे साथ लिखिए, अज्यूम कॉस्ट फॉर हेड ऑफिस इज इक्वल टू 100। तो मुझे बताओ, अगर कॉस्ट फॉर हेड ऑफिस 100 रुपए है तो मुझे बताओ लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितनी होगी? लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सिर्फ लिखना सोच रहे हो कि साथ में है तुम्हारे पास कुछ पढ़ने के लिए? नलायको 22 में एग्जाम है, कम से कम प्रिंट ही निकाल के लेके आओ। हाँ, पीडीएफ के सहारे कितने दिन रहोगे? बोलो, लिस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है? इनवॉइस्ड गुड्स टू ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100। तो अगर कॉस्ट 100 तो लिस्ट प्राइस कितनी? 200। लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100। अगर 100 मान लिया मैंने कॉस्ट को, तो लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 200। अब इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। 200 माइनस 20%। अगर सीरियस लेवल पर पढ़ाई करनी है तो पीडीएफ के सहारे नहीं हो पाएगी तुम्हारी पढ़ाई। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं। या तो प्रिंट निकाल के आ जाना अगली क्लास में, या तो मत बैठना अगली क्लास में। पीडीएफ के सहारे पढ़ाई नहीं होती है ना। अपने अटेम्प्ट को मजाक में मत लेना, ठीक है? क्योंकि बार बार फोन खोलना, ये सब करना इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑल्सो। ऊपर आ रहे हैं नोटिफिकेशन, फिर मैसेजेस चल रहे हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए रहने, तो मैं बैठने नहीं दूंगा। या तो अपने प्रिंट निकाल के लेके आओ। कॉस्ट फॉर हेड ऑफिस, लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस हो गया 160। अब आपको ये तीनों प्राइसेस का मतलब तो शुरू से पता है ना क्या है? ये 100 रुपए मतलब किसका 100 रुपए? 200 रुपए क्या? कस्टमर। और 160 क्या? हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट के अंदर कॉस्ट पे, कॉस्ट मतलब किसकी कॉस्ट? तो मुझे बताओ पहला आइटम आ जाओ। अच्छा, आगे बोल रहा है विद द इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स वर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस। जो ब्रांच है ना, वो कैश सेल किस पे करेगा? इनवॉइस प्राइस। तो भाई नीचे लिख लो कैश सेल्स एट 160 और क्रेडिट सेल्स। देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्रेडिट सेल्स किस पे करेगा? द क्रेडिट सेल्स एट कैटलॉग प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस। क्रेडिट सेल्स कितने पे होगी? 200 पे। भाई ये जो है ना, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को कि तेरे को अगर तू कैश सेल करेगा तो तू 160 में बेच सकता है, पर अगर तू क्रेडिट पे करेगा तो तेरे को 200 रुपए लेने पड़ेंगे कस्टमर से। समझेगा नहीं? अच्छा, अब आओ मुद्दे पे। पहला आइटम कौन सा है? किस प्राइस पर है? आप मुझे इसकी कॉस्ट बता सकते हो कैलकुलेटर से निकाल के? कैसे? 12,000 आईपी है और आईपी कितना था? आईपी था 160। मुझे इसकी कॉस्ट चाहिए 7,000। कैसे निकला 7,500? 12,000 ये कितने का है? 160 का है, इनटू हाँ 100 मतलब कॉस्ट। मुझे कॉस्ट पर चाहिए। नालायक, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तू कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा? तेरे पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? इसको दिया। हाँ, तू दे दे सब कुछ, उसको दे दे अपना। नालायक, उसको दिया है। ठीक है, अब रहने दो, अब जो दिया है तो दिया है। तू भी वापस कर रहा है। हाँ, यूज हो गया, अब ले लो वापस। चलो नेक्स्ट। बेटा जी, डेटर्स कहीं पे भी ट्रेडिंग में आता है क्या? तो हमें कोई डेटर से मतलब ही नहीं है।
मुझे डेटर से मतलब मेरे ट्रेडिंग में कभी डेटर आता है क्या? नहीं आता है। आगे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, कौन सा प्राइस है? हाँ बताओ, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 82,500। कैसे? 132 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। आगे, बेटा जी कैश सेल है 46,000, कौन से प्राइस पर होगा? रुको, कौन से प्राइस पर होगा कैश सेल? कैश सेल कौन से प्राइस पर होगा? 160 पर। तो कैश सेल का मुझे कॉस्ट चाहिए सीओजीएस निकालने के लिए, सीओजीएस फॉर्मेट में रखने के लिए। तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 28। कैसे किया बेटा? 46 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, 2750। बेटा 100 रुपए का क्रेडिट सेल है, 100 रुपए का क्रेडिट सेल है, जल्दी बोलो। 50,000। सही बात है 50,000। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल किस प्राइस पर होता है? 200 रुपए पर। तो आधी करो, आधी होगी ना कॉस्ट। तो कॉस्ट हो जाएगी 50,000 की। बेटा ये सीओजीएस मिल गया मुझे। क्या मिल गया? सीओजीएस। समझे हो कि नहीं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, मेरे ट्रेडिंग में आता ही नहीं है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अच्छा, एक्सपेंस एट ब्रांच, ये तो पीएनएल में जाएगा। डेटर क्लोजिंग मुझे मतलब ही नहीं है, बोलना बच्चे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस, हाँ ये चाहिए। ये किसकी कॉस्ट बोल मेरे को? 11,000। कैसे निकाला इसकी कॉस्ट 11,000? 17,600 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ये मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग में रेमिटेंस आता ही नहीं है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पैसा दिया। इसका ट्रेडिंग से क्या मतलब? ट्रेडिंग में आता है ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, परचेज। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, नीचे बोल रहा है ये सब निकालो, ये सब नहीं है अपने को, तो फाइनल अकाउंट सिस्टम करना है। समझा कि नहीं? चलो आप मुझे सॉल्व करवाओगे, आप मुझे सॉल्व करवाओगे। करवाओ। क्या सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है? पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या था? हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है ब्रांच का? 7,500। याद है ना हम सब कौन से प्राइस पर लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। मुझे बताओ उसके बाद प्लस क्या होगा? यार फॉर्मेट तुम्हें याद होना चाहिए। यस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। जल्दी बोलो कितना? अभी अभी निकाला था ना नालायक। हाँ कितना निकाला था? सामने 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 कितना निकाला था? जल्दी बोलो। 82,500। 82,500 ये भी क्या आ गया? कॉस्ट। टोटल इनफ्लो बोलो। 90,000 के 3 हिस्से बोलो। कौन कौन से 3 हिस्से? COGS, शॉर्टेज, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करते हैं, उसकी कॉस्ट बोलो। सामने क्वेश्चन है, सामने क्वेश्चन है। कॉस्ट बोलो, कॉस्ट बोलो जल्दी। 11,000। शॉर्टेज छोड़ दो, नहीं है अभी फिलहाल। COGS बोलो, COGS बोलो, COGS बोलो, COGS बोलो। 78,750। 78,750। इसको कैसे सॉल्व किया था? अलग अलग था ना। पहले तो आप मान लो 1 लाख था, 1 लाख डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो ये आया था 50। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? 46,000, 46,000 था। 46,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 कितना आया था? 28,750। 28,750। तो कुल मिला के ये कितना आ गया? 78,750। बेटा समझा कि नहीं समझा? अब मुझे बता, कैलकुलेटर कर। 90 में से 78,750 माइनस कर। 90 में से 78,750 माइनस कर। 11,250। 11,250 में से 11 माइनस कर। बेटा 250 क्या निकला? बैलेंसिंग फिगर इज 250 का कॉस्ट शॉर्टेज। 250 रुपए का स्टॉक का शॉर्टेज हो गया। अब तू ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता है, जल्दी बना।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फॉर्मेट में सबसे ऊपर हेडिंग क्या थी? यस, मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? किस वैल्यू पे लिखेंगे? वो तो बोल, ठीक है, मुझे वैल्यू बोलो नलायक लोग। 7,000, हाँ, 2 गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, वैल्यू बोलो। 82,500। यस, नेक्स्ट बोलो। बाय, बेटा सेल्स को 2 हिस्सों में लिखने का है, कैश क्रेडिट। कितना कितना? नलायको सीओजीएस मत बोल देना मेरे को। हाँ देखो देखो, यही मैंने अभी क्या बोला, सीओजीएस मत बोल देना मेरे को। नहीं नहीं सर, मैं पहले मेरी सुन लो सर। नहीं नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट है नलायक, सीओजीएस मत बोल देना मेरे को। 46,000 सेल, समझ आ रहा है कि ऊपर से क्या? हाँ, 1 लाख। हाँ, नेक्स्ट है शॉर्टेज, बाय शॉर्टेज ऑफ गुड्स 250। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो निकालो जीपी, जीपी निकालो जल्दी। $67,250, वेरी गुड। 67,250। ऑनलाइन बच्चे भी जवाब दे रहे हैं 67,250, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों 67,250 जवाब दिया है। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे को बोलना ही नहीं होता यार। मेरे को कल से 2 दिन से विशाल सर बार बार बोल रहे, तू ना बोला कर, लाइक कर दो, लाइक कर दो। मेरे को शर्म आती है बोलने में, लाइक कर दो। इसी बात पे लाइक कर दो जल्दी, चलो यार। वो एक लैंग्वेज ही नहीं आती मेरे को ये बोलने की, यूट्यूबर बनने की लैंग्वेज ही नहीं आती। हाँ चलो लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ। चलो जल्दी करो, लाइक करो। ओके, 67,250 बेटा क्लियर है कि नहीं? इसके जस्ट नीचे पीएनएल बना दो। चलो पीएनएल, पीएनएल में क्या आएगा? बाय जीपी 67,250, बाय जीपी 67,250। अभी अच्छे लाइक हुए नहीं है, जो जिसने लाइक किया नहीं है वो पेपर नहीं दे पाएगा। जल्दी लाइक करो। जिसने लाइक नहीं किया वो पेपर नहीं दे पाएगा, देखना। अरे बाप रे। ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो। चलो जल्दी, बाय जीपी। चलो बोलो क्या था? कोई खर्चा वर्चा है क्या? कुछ भी कोई खर्चा वर्चा है क्या? कुछ भी जल्दी बताओ। हाँ, 2 एक्सपेंसेस। तुम क्या लुखे लोग, साले क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारे मोबाइल पे? है एक्सपेंस एट ब्रांच कितना? 17,500। 17,500, 17,500। अभी भी 14 लोगों ने लाइक किया, सिर्फ नालायकों ने। 14 को ही पास होना है। 2 नेट प्रॉफिट, बोलो बेटा नेट प्रॉफिट कितना? 49,750 नेट प्रॉफिट। बस हो गया ये आपका मेथड। मेथड समझ में आ गया कि नहीं? अब लास्ट चर्चा इस मेथड की। इंस्टीट्यूट इस मेथड को कितना और टफ कर सकता है? इंस्टीट्यूट इस मेथड में अगर और कुछ टफ करना चाहे ना, तो मैक्स टू मैक्स इंस्टीट्यूट आपको इसमें क्रेडिट सेल गायब कर देगा, या फिर कैश सेल गायब कर देगा। दोनों में से कोई एक सेल गायब कर देगा। और वो सेल निकालने के लिए आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? डेटर्स अकाउंट। वहां से आपकी निकलेगी क्रेडिट सेल, या कैश सेल निकालने के लिए आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। और सारी चीजें आपको कैश और डेटर्स की लिखनी पड़ेंगी। आपको एक चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, याद है कि नहीं? उसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो बस इंस्टीट्यूट अगर इसको टफ करना चाहेगा ना, तो मैक्स टू मैक्स वो आपको सेल के फिगर नहीं देगा। सपोज, अब मैं श्योर नहीं हूं, मैं जस्ट रिस्क ले रहा हूं कि सपोज क्रेडिट सेल नहीं है, सपोज क्रेडिट सेल नहीं है, तो आप क्या करोगे? डेटर अकाउंट बनाओगे। आपके सामने इंफॉर्मेशन है, मुझे डेटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन दीजिए शुरू से। ओपनिंग डेटर है
कितने हैं? 10,000। हाँ बोलो नेक्स्ट, और क्या आएगा? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आएगा नहीं, कैश सेल नहीं आएगा, क्रेडिट सेल तो मिसिंग है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा कि नहीं आएगा? कितना है? 85। तो 85 आपका कलेक्शन आ गया। चलो और बोलो। हाँ क्लोजिंग डेटर्स कितने आ गए? क्लोजिंग है 17 था ना? नहीं अच्छा 25, सॉरी 25 क्लोजिंग। चलो करो, क्रेडिट सेल ढूंढो, कितना आया? 25 85 माइनस 10, 1 लाख आ रहा है अपना, 1 लाख क्रेडिट सेल है। तो इंस्टीट्यूट अगर इसको टफ करना चाहेगा तो आपको सेल के फिगर नहीं देगा, या तो कैश सेल नहीं देगा, या तो क्रेडिट सेल नहीं देगा, या तो क्रेडिट सेल अलग अलग होगी नहीं, वो एक ही सेल होगी, एक ही सेल होगी, तो आप उसको पूरा पूरा क्रेडिट सेल मान के डेटर अकाउंट बना लोगे। बेटा समझा कि नहीं समझा? बस इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं हो सकता। बोलो बेटा ये मेथड समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? सच में समझ समझ आ गया? वो तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 46 और 1 लाख। तेरा ध्यान साले उधर है, हैं? पूरा ध्यान तेरा उधर है, उसको उधर से तेरे को उसकी खुशबू आ रही है कि बस वो मेरे से अलग हो गया, मेरे से अलग हो गया। तू बोल रहा है 46 और 1 लाख समझ नहीं आया। तू देख नालायक, नालायक आंखें फाड़ फाड़ के देख ध्यान से, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन के अंदर। कैसा आदमी है? बाकी सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो ना। अब ये सबको चीजें समझ में आ गई कि नहीं? पक्का? इतनी जल्दी समझ में भी आ गया? तो नालायकों, रेगुलर कोर्स में 4-4 दिन में कुछ नहीं समझ में आता तुम लोगों को, है? पॉइंट पता है क्या है? कि उन 4 दिनों में तुम पढ़ते थोड़ी हो, मजाक मस्ती करते हो, और यहां होता है पढ़ाई का बुखार कि नहीं अब समझ में आएगा। टेक्निकली देखा जाए तो रेगुलर कोर्स ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, इतनी फीस बर्बाद है, ये वाले कल क्लास करनी चाहिए ना। खैद हाँ हाँ देखिए, ये भी लड़की पीछे वाली बोली, अभी तक कुछ नहीं बोल रही थी वो, अब हाँ 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 वो भी बेचारी जाग गई कि हाँ ये सर मेरे को रियलाइज हो रहा है, अगर तुम लोग फ्री में पढ़ाते तो हम तुम्हें पैसे क्यों देते हैं? चलो कुल मिला के ये डेटर्स मेथड, ये सॉरी फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट मेथड क्लियर है कि नहीं? हाँ आ जाओ अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। ओवरऑल ये अकाउंट क्लियर है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड इज फाइनल अकाउंट सिस्टम। यस, वर्किंग नोट सिर्फ शॉर्टेज के लिए ही बनाना होता है। कभी कभार क्वेश्चन में शॉर्टेज दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, तो सेम वर्किंग नोट में आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, चलो फाइनल अकाउंट सिस्टम कौन सा मेथड? आईपी मेथड, डब्ल्यूपी मेथड। बेटा आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। अब थोड़ा सा दिमाग खुद चलाओ। पिछले मेथड में तुम सारे फिगर्स किस पे लिखते थे? इस मेथड में तुम सारे फिगर्स किस पे लिख? आईपी। एक सेकेंड, ये मेथड बना कौन रहा है? बना कौन रहा है? किसके लिए? ओपनिंग स्टॉक किसका? परचेज किसका? सेल किसका? क्लोजिंग स्टॉक शॉर्टेज किसका? कौन सी वैल्यू पर? इनवॉइस प्राइस पर सेल वैल्यू, सेल्स किस पे? सेलिंग प्राइस पे। समझा कि नहीं समझा? तो आ जाओ इसके फॉर्मेट को देखें। मेमोरेंडम, ब्रांच, ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम, ब्रांच, ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक किस वैल्यू पे? आईपी। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कौन सा प्राइस? आईपी। बाय
सेल्स, हाँ, सेलिंग प्राइस, बाय शॉर्टेज, बोलो, आईपी, बाय क्लोजिंग स्टॉक, आईपी। तो अब मुझे बताओ, जीपी यहां पर आएगा तो बैलेंसिंग फिगर, वापस से वो अपन पुणे नासिक वाला एग्जांपल लेते हैं। टेल मी, 100, 120, 130 क्या वैल्यू? आईपी बोलो, आईपी 100 की 120, 120, 120, 130, 120, 120 बोलो ना बेटा। तो बताओ अब जीपी क्या होगा? 130 माइनस 120 मतलब सिर्फ 10 रुपए। मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है कि उस वाले मेथड में जीपी 30 रुपए आ रहा था, इसमें 10 रुपए आ रहा था, इसका मतलब मेथड में डिफरेंस क्या है? उस मेथड में जो प्रॉफिट आ रहा था वो हेड ऑफिस और ब्रांच का मिलाकर आ रहा था, और इस मेथड में सिर्फ ब्रांच की मेहनत दिख रही है कि हाँ ब्रांच ने कितना कमाया। समझा कि नहीं? बस यही डिफरेंस है। समझा कि नहीं समझा? बस यही डिफरेंस है। सर 2 अटेम्प्ट दे चुका हूं लेकिन पहली बार ब्रांच पढ़ रहा हूं। नालायक, वो भी तू फ्री में पढ़ रहा है। पैसे देके तूने पढ़ा नहीं, अब तू फ्री में पढ़ रहा है। बताओ। अच्छा, यहां तक क्लियर है सबको कि नहीं? जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? बट अब इस मेथड में, अच्छा, वर्किंग नोट का फॉर्मेट सेम पुराने वाले की तरह। कौन सा वर्किंग नोट? ओपनिंग प्लस गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, टोटल इनफ्लो के 3 हिस्सों, सेम वर्किंग नोट। तो आप यहां पर लिखो वर्किंग नोट सेम एज अबव मेथड या कॉस्ट मेथड। ठीक है, ठीक है, बट इसमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस मेथड के अंदर आपको निकालना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। क्या निकालना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व। किसके ऊपर निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। बोलो बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक तुमने किस पे लिखा है? इसकी रियल कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। तो बताओ रिजर्व कितना होगा? ओपनिंग स्टॉक कितने पे लिखा है? आईपी 120 पे, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 100। तो रिजर्व कितना होगा? 20। तो आपको निकालना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग। तो इसमें लिखो एडिशनल वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। बेटा स्टॉक रिजर्व को एक और चीज बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टॉक रिजर्व को एक और चीज बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, सपोज, चलो मैं तुम्हें देता हूं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेट अस से 7,20,000। चलो बताओ स्टॉक रिजर्व बताओ। 120 और 100 रुपए का ही फंड है। 120 कैसे किया? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूं आईपी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की आईपी वैल्यू डिवाइडेड बाय आईपी इनटू कॉस्ट, हाँ, या इनटू डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डिफरेंस। कह सकता हूं आईपी माइनस सीपी। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन फॉर्मूलाज, बट टेक्निकली बस मैं शॉर्टकट करने के लिए फॉर्मूला करवा रहा हूं। टेक्निकली आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अभी आपने कैसे निकाला? 7,20,000 का इन्वेंट्री था, आईपी पर था, डिवाइड बाय आपने क्या किया? आईपी किया, मतलब 120 किया, इनटू आपने क्या किया? 20 रुपए डायरेक्टली 20 रुपए कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस। समझा कि नहीं समझा? फॉर्मूले पे मत जाना प्लीज, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, चलो आपको ना स्टॉक रिजर्व निकल गया। पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं, ये हम स्टॉक रिजर्व क्यों निकाल रहे हैं, पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं। ये बेटा जो 20 रुपए है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, 20 रुपए, ये किसका प्रॉफिट है? हेड ऑफिस ने प्रॉफिट ब्रांच से कमाया कि ब्रांच ने कस्टमर से कमाया? फिर से पूछ रहा हूं, ये वाला
मैं जीपी नहीं पूछ रहा हूं, मैं क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास कितना रखा है? 120। क्या ये ब्रांच ने अभी तक बेचा? पर इसका रियल कॉस्ट कितना है? 100। तो 20 रुपए किसने कमाया? 20 रुपए कौन ज्यादा दिखा रहा है? हेड ऑफिस ने ना। हेड ऑफिस वाला नाच रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है, हेड ऑफिस ने गुड्स उसको भेजे होंगे कितने में? 120 पे भेजे होंगे कि नहीं? तो उसने 20 रुपए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, नाच रहा है वो। क्या इसने गुड्स बेचा? क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? अनसोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? अनसोल्ड। जब तेरी ब्रांच गुड्स आगे सेल ही नहीं कर रही तो तू 20 रुपए का प्रॉफिट क्यों रिकॉर्ड कर रहा है भाई? तू उस प्रॉफिट को रिवर्स कर। समझा कि नहीं समझा? तो हेड ऑफिस को प्रॉफिट कब दिखाना चाहिए? जब ब्रांच सेल कर दे। और अगर ब्रांच सेल ना करे तो हेड ऑफिस ने जो प्रॉफिट दिखाया है उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। हाँ, तो इस क्लोजिंग स्टॉक पे जो स्टॉक रिजर्व निकला होगा वो स्टॉक रिजर्व कौन रिवर्स करेगा? हेड ऑफिस। समझा कि नहीं समझा? हाँ, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके क्या बन गया? और अगले साल अगर ओपनिंग स्टॉक बन गया तो अगले साल ये बिकेगा। बिकेगा तो हेड ऑफिस को वो प्रॉफिट वापस से बुक करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? इसीलिए इसीलिए नीचे लिखो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ हेड ऑफिस पी एंड एल। बताओ क्यों? इसका लॉजिक सोचो, क्यों? हेड ऑफिस ने प्रॉफिट बुक कर लिया था पहले। कब बुक किया होगा? जब उसने गुड्स सेंड किया होगा। 100 वाले 100 रुपए वाले 120 रुपए किए होंगे। बोलना बेटा। तो 20 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अभी वो क्या कर रहा है? हेड ऑफिस क्या कर रहा है? अपने पीएनएल को डेबिट कर रहा है, मतलब प्रॉफिट को रिवर्सल। तो टेक्निकली बोलेंगे रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरी बात बताओ, स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ऑफ ब्रांच। बताओ क्या होगा? टू बी शोन कहां दिखाएंगे? टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ हेड ऑफिस पी एंड एल। रिकॉग्निशन ऑफ अर्लियर रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। बेटा क्लियर हुआ? हाँ, चलो ऐसा करते हैं, जो मई 23 अभी आपने किया था क्वेश्चन सॉल्व, उसी को आईपी के हिसाब से कर सकते हो? करके बताओ जल्दी। मई 22 अभी जो क्वेश्चन किया था उसी को आईपी मेथड से सॉल्व करके बताओ जल्दी, क्योंकि सारे फिगर्स तुम्हारे पास हैं। मैक्स टू मैक्स मैं क्वेश्चन तुम्हें वापस से दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करके बताओ।
गुड्स इन ट्रांजिट का क्या सर? मैं बताता हूँ थोड़ी देर में गुड्स इन ट्रांजिट का क्या होगा। बेटा वो वर्किंग नोट भी आपका वैसे निकलेगा आईपी पे, क्योंकि वर्किंग नोट में आपका शॉर्टेज 250 पे आया है, वो तो कॉस्ट है, जबकि आपको वर्किंग नोट भी आईपी पे करना पड़ेगा। बोलो ओपनिंग स्टॉक का आईपी कितना है? हाँ बोलो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना आया? 1,32,000। टोटल बोलो 144। इसके 3 हिस्से। बेटा जी इस बार सीओजीएस आईपी पे चाहिए मेरे को। अरे सीओजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस टाइम कॉस्ट शुड बी फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू, दिस शुड बी कॉस्ट फ्रॉम, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉस्ट फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू। तो बताओ क्या क्या आएगा इसके अंदर? नहीं सीओजीएस में क्या क्या आएगा? कॉस्ट फ्रॉम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो कैश सेल ऑलरेडी कॉस्ट पे ही है, मतलब आईपी पर ही है। कैश सेल्स वाली जो सीओजीएस है वो कितना है? 46,000 तो आईपी पर ही है ना, तो एज इट इज ही आएगा ना बेटा, उसको क्या करना, समझा कि नहीं? पर जो क्रेडिट सेल है 1 लाख डिवाइडेड बाय 200 इंटू 160, 80,000। तो कुल मिला के टोटल सीओजीएस कितना हो गया? 46 और 80, 126। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब मुझे बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक तो साला वो तो आईपी पे ही दिया है ना, तो बोलो ना भाई कितना? 17,600। 17,600। चलो करो 144 माइनस 126 माइनस 17,600, तो शॉर्टेज आ गया 400 का बैलेंसिंग फिगर। देखा जाए तो पिछली वर्किंग में शॉर्टेज कितना था? हाँ 250। वो 100 रुपए के हिसाब से था, तो 250 डिवाइड बाय 100 इंटू 160 करना। पिछले वाले मेथड में तुम्हारा शॉर्टेज 250 आया था ना, वो 100 रुपए के हिसाब से था, तो डिवाइड बाय 100 इंटू, अब उसको आईपी पे लाना है तो 160, 400। डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर हमें तो एग्जाम में तो वर्किंग दिखानी पड़ेगी, समझा कि नहीं? चलो अब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा क्या, या बन गया क्या? तो बन गया, तो जीपी कितना आया? हाँ ये जीपी 20,000 कौन सा है? सिर्फ ब्रांच का है कि ब्रांच हेड ऑफिस का मिला के? सिर्फ ब्रांच का है इस मेथड में, जबकि पिछले मेथड में जीपी देखो क्या है? पिछले मेथड में जीपी देखो क्या है? 60। तो वो हेड ऑफिस ब्रांच का मिलाकर प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट सिर्फ किसका प्रॉफिट है? अब एक और वर्किंग याद है तुम्हें? एक और वर्किंग लगेगी, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या वर्किंग लगती है? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व।
किसके किसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकालते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मैं 2 कॉलम बना लूंगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। बोलो आईपी वैल्यू कितनी है? नालायक आदमी, आईपी वैल्यू ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कितनी है? 12,000, 17,600। चलो वर्किंग करेंगे, क्या वर्किंग होगी? 12 डिवाइडेड बाय, क्या करूं डिवाइड बाय? हाँ 160 इंटू, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट का फिगर चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है? 60 रुपए। हाँ तो बताओ स्टॉक रिजर्व कितना आ गया? 17,600 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60, 4,500। 6,000 कहां कहां जाएगा? जल्दी बोलो, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा? ओपनिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। किसके क्रेडिट साइड? अरे किसका पीएनएल? नालायक को गलती से ब्रांच के पीएनएल में मत डाल देना, पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हाँ क्रेडिट साइड ऑफ हेड ऑफिस पीएनएल, ये डेबिट साइड ऑफ हेड ऑफिस पीएनएल। समझे? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ 2 मेथड हो गए तुम्हारे डिपेंडेंट ब्रांच के। कौन से 2 मेथड हो गए? कॉस्ट मेथड और दैट्स इट। आज हम यहीं पर ओवर करते हैं, कल बाकी के बचे हुए 2 मेथड करेंगे। कल कौन से 2 मेथड करेंगे अपन? स्टॉक एंड डेटर्स और डेटर्स। स्टॉक एंड डेटर्स और डेटर्स, ठीक है। आज 2, कल बाकी के 2। कल हो सकता है स्टॉक एंड डेटर्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे क्योंकि वो बड़ा मेथड है। चलिए गाइस, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो। चलो आप ये लेक्चर शेयर कर दो। चलो यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। मैं पीडीएफ नहीं खिलवाऊंगा तुम लोगों को, मुझे नहीं चाहिए। अगर क्लास में बैठना है तो पीडीएफ नहीं, या तो प्रिंट निकाल के आओ या तो मेरा बुक परचेज कर लो। हाँ मेरा बुक परचेज कर लो, या तो सर ऐसा थोड़ी होता है, हाँ परचेज कर लो भाई, ठीक है जो भी है। मेरे को पीडीएफ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सवाल के जवाब जल्दी चाहिए और बार बार मोबाइल मत खेलो ये। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।